हाँ, ध्यान देंगे। तो अभी हमें कल हमारा 9 बजे 9:30 बजे पेपर है ना। और हमारे पास आज का दिन है, आज की रात है। एक वन नाइट शो भी होता है, बहुत बार हम पेपर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो समय है उसके उसके बेसिस पे हम लोग को पेपर निकालना है सर। बहुत अच्छे मार्क्स बात की बात है। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सेट भेजा हुआ है। ऑलरेडी आपको मैंने क्वेश्चन सेट भेजा हुआ है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं सर। इतने क्वेश्चन हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो मैं उसका कैसे शॉर्टेस्ट वे हम यूज कर सकते हैं, तो वो मैं यूज करने वाला हूं। ओके। तो आप सब लोग बराबर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और जो भी मैं आपको समझाने वाला हूं उससे रिगार्डिंग अगर आपके पास कुछ मटेरियल नहीं है और आपको मटेरियल चाहिए, तो वो भी मटेरियल भी आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। चलो ध्यान दें। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 4 यूनिट है। ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिकल दे चुके थे। प्रैक्टिकल में आप लोगों को 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स मिले हुए हैं। हमें अभी लेने हैं कल के पेपर में 15 मार्क्स टू क्लियर दिस पेपर। 15 मार्क हमें लेने हैं पेपर क्लियर करने के लिए। और मैं अभी पेपर क्लियर करने की बात करूंगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेम अगर क्लियर हो जाए तो सेकंड सेम का भी हमारा टेंशन नहीं रहेगा। तो 15 मार्क हमें लेने हैं। बट हम अभी 20 की तैयारी करते हैं, मतलब 20 मार्क तो हम लोग कल के पेपर में लेके रहेंगे। उस हिसाब से अभी मैं आपको 1 घंटा गाइड करने वाला हूँ। ठीक है। हमारे पास है 4 यूनिट। 4 यूनिट पे हम लोगों को, आपको सब कुछ अच्छे से पता है कि जो 4 यूनिट है इसमें हमें 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 ऐसे हमारा 50 मार्क का पेपर है। हर यूनिट पे हमारे 12.5 के मार्क्स है। इसका मतलब 10 मार्क के हमारे 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन है यूनिट 1 पे, 10 मार्क के 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन है यूनिट 2 पे, फिर 10 मार्क के यूनिट 3 पे, 10 मार्क के यूनिट 4 पे। ऐसे हमारे टोटल 10 मार्क के, 40 मार्क के 4 यूनिट पे 10 मार्क के क्वेश्चन है। और फिर 2.5 मार्क के 4 यूनिट पे कंपलसरी क्वेश्चन है। ऐसे टोटल हो गए 50 मार्क। अब इसमें से हम चाहते हैं कि भैया हमें 50% मार्क्स मिले। मतलब हम लोग प्लान करते हैं कि हमें 25 मार्क्स मिल जाए ऑन पेपर। 25 का टारगेट रखेंगे तो 15, 16, 17, 18 तो मिल ही जाएंगे और वी विल बी हैप्पी। बस यही हमारा फिलहाल टारगेट है। बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग करना है, उसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। अभी हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग आना चाहिए, उसके लिए आज का सेशन हमने नहीं रखा है। ठीक है। पेपर अच्छे से निकल जाए। चलो कम टू द पॉइंट। अब क्या होगा कि अगर आप हर यूनिट में एक क्वेश्चन बहुत 100% पक्का सॉल्व करते हैं, जो कि रहेगा 5 मार्क का हर यूनिट में। सर आप सॉल्व करने जाएंगे, एक आइदर पार्ट में 2 क्वेश्चन दिखेंगे और पार्ट में 2 क्वेश्चन दिखेंगे। आपका क्या सीन होगा, सर मुझे आइदर वाला एक क्वेश्चन अच्छा आता है और वाला एक क्वेश्चन अच्छा आता है, तो मैं आइदर वाला एक क्वेश्चन और वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है, मुझे 2 में से एक चूज करना पड़ेगा जो ज्यादा अच्छा आता है। ऐसे केस में अगर आपके साथ ऐसा हुआ कल पेपर में जाने के बाद कि आपको आइदर या और 2 में से कोई एक क्वेश्चन अच्छा आता है जिसका आप अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं, ठीक है, और ऐसा आपका चारों यूनिट में हो रहा है, अगर ऐसा आपका चारों यूनिट में हो रहा है, तो आप लोगों को हर यूनिट में 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, यानी आपने टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए सिर्फ 4, यानी आपने पेपर सॉल्व किया 20 मार्क का। उसके बाद 2.5 मार्क के 4 क्वेश्चन आए और उस 4 में से आपको 1 या 2 आते हैं। हो सकता है 1 आए या 2 आए। अगर आपकी अच्छी किस्मत है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक पढ़ाई है और आपको 4 में से 2 क्वेश्चन आ गए, तो वो हो गए आपके 5 मार्क के। इसका मतलब आपने फाइनली पेपर सॉल्व किया 25 मार्क्स का। अब ये 25 मार्क्स में से हमें 15 मार्क्स मिलेंगे क्या? ठीक है। अगर हमें 25 से 15 मिल गए तो भी हमारा काम बन गया। सुनो, हम अभी सोच रहे हैं बहुत लोअर साइड। हम ऐसा सोच रहे हैं कि सर मेरा पेपर बहुत बेकार गया, बहुत अच्छा नहीं गया, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसका मतलब ऐसा बेकार पेपर, मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि हर यूनिट का मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, सिर्फ एक ही। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपकी अगर ये हालत है कि नहीं सर मैं चारों यूनिट का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ 3 यूनिट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, एक चौथा यूनिट था उसका मुझे एक भी नहीं आया, ऐसे केस में आपने 5-5 मार्क्स के सिर्फ 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, वो हो गए 15 मार्क्स के। और 15 मार्क्स के और 2.5 मार्क्स के जो 4 कंपल्सरी होते उसमें से आपको एक ही आया। और ऐसे केस में 15 और 2.5 आपने पेपर सॉल्व किया 17.5 मार्क्स का, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17.5 में मुझे 15 मिलने चाहिए। वो भी मिल सकते हैं अगर आपका बहुत परफेक्ट आंसर है तो, नहीं तो 17 में से 15 मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमें चारों यूनिट का एक एक क्वेश्चन पक्का सॉल्व करना है और कोशिश करनी है कि इस 4 में से 1 या 2 यूनिट के क्वेश्चन हम 2-2 सॉल्व कर सके। दिस इज द टुमारोज टारगेट। तो भाई पेपर निकल गया, नहीं तो गए काम से, फिर से 8-9 मार्क्स लेके फिर से बैक लेके बैठ जाएंगे। तो टारगेट क्या है, हर यूनिट का एक क्वेश्चन हमें अच्छे से आए विच विल बी ऑफ 5 मार्क्स, और किसी ना किसी यूनिट के, 2 यूनिट के हमें और 2 क्वेश्चन आ जाए 5-5 मार्क के लिए। यानी अभी देखो सीन क्या हो गया, 4 यूनिट के एक एक क्वेश्चन 5 मार्क का, ये हो गया 20 मार्क, और किसी और 2 यूनिट के 5-5 मार्क के, या कम से कम एक यूनिट का, तो ये 20 और 5 हो गए 25, और 2.5 मार्क वाला कम से कम एक, यानी 27.5। तो मेरा मानना ये कि 25
27.5 या 30, मिनिमम इतना पेपर सॉल्व करना तो बनता है मिनिमम। बुरी हालत में तो हमें 15 मिलेंगे, लेकिन आप बोलेंगे मैं कट टू कट से 15 मार्क का सॉल्व करके आता या मैं पूरा सॉल्व करके कुछ भी लिख के आया, मतलब ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यूनिट 1 का एक पक्का क्वेश्चन लेते हैं 5 मार्क का। यूनिट 1 का एक पक्का क्वेश्चन लेते हैं 5 मार्क का, वो है राइट नोट्स ऑन, या फिर व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, या फिर एक्सप्लेन इन ब्रीफ सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन। 101% आपके पेपर में आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिखने वाला है। हाँ क्या सर, चलो इसको पकड़ के रट्टा मारते हैं हम आज ही। सर हमको 4 घंटे दे दो, आज 4 घंटे में हम पूरा निपटा डालते हैं, डन। 4 घंटे में सर हम कर डालते हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट 1 का, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन, ठीक है। सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन, इस पे हमें थ्योरेटिकली लिखना है। इस पे अगर हमें थ्योरेटिकली लिखना है, ठीक है, इसका मटेरियल नहीं है तो मटेरियल मिल जाएगा, डोंट वरी। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। सीक्वेंस का मतलब होता है हम कोई भी प्रोग्राम जब सी में करते हैं और उसको प्रोग्राम को करते टाइम हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लगाते हैं, और वो लॉजिक लगाते टाइम हम इफ, लूपिंग ऐसे किसी भी चीज का यूज नहीं करते। इसका मतलब 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम, 2 वेरिएबल लिए, 2 वेरिएबल में 2 वैल्यू स्टोर की, दोनों की एडिशन की, उसका आंसर तीसरे में स्टोर किया, आंसर को प्रिंट किया, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद 2 वैल्यू a = 10, b = 20, c = a + b, दोनों की एडिशन की और उसको प्रिंट कर दिया, जिसमें मैंने इफ नहीं लिखा, लूप नहीं लिखा। इसका मतलब मैंने इस प्रोग्राम को करने के लिए एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस फॉलो किया, जिसके लिए मैंने कोई इफ नहीं लगाया, कोई लूप नहीं लगाया। ऐसा जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। सिलेक्शन का मतलब होता है मैं कोई ऐसा प्रोग्राम करने जा रहा हूं जिस प्रोग्राम में मुझे डिसीजन लेना है। अगर आपको पॉसिबल है, सभी स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट, पॉसिबल है तो पेन और कॉपी अपना रेडी रखो, सो दैट एक शॉर्ट में आप लोग नोट करके रख सको, क्योंकि 1 घंटे में सब कुछ बताना सही में मुझे भी डिफिकल्ट है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों का कम से कम मैं समय लूं और आपका पेपर निकालने में हेल्प करूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन। सीक्वेंस मतलब जहां पे हमने इफ या लूप का इस्तेमाल नहीं किया, वहां पे हमने ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिसमें नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप हमने एक लॉजिक फॉलो किया है। एग्जांपल 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम, जिसके लिए हमने 2 वेरिएबल लिए, a = 10, b = 20, c = a + b, दोनों की एडिशन हो गई, c में आंसर आ गया, c को प्रिंट कर दिया, मेरा प्रोग्राम खत्म। ऐसा प्रोग्राम करने के लिए मैंने किसी इफ या लूप का इस्तेमाल नहीं किया, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लगा के प्रोग्राम खत्म किया। उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। दूसरा जो हमारा पैटर्न है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिस प्रोग्राम में हमने इफ का इस्तेमाल किया, इफ का यूज किया, एक लॉजिक लगाने के लिए इफ लगाया मतलब सिलेक्शन, मतलब 2 नंबर में लार्जेस्ट, 2 नंबर में मुझे लार्जेस्ट नंबर निकालना है। मेरे पास 2 नंबर है a और b, a एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर है, b एक वेरिएबल है जिसमें 20 स्टोर है, और मैं चेक कर रहा हूं क्या इफ a > b है क्या, इफ a > b है क्या। अगर a b से बड़ा है तो a लार्जेस्ट, नहीं तो b लार्जेस्ट। ऐसा मैंने इफ का कंडीशन लगाया। इसका अगर आपको मटेरियल चाहिए तो मटेरियल बाद में मैं अपना क्लास के बाद दे दूंगा, अभी सिर्फ समझो। तो ऐसे केस में इस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन, जहां पे हमने इस्तेमाल किया इफ का। इफ मतलब इफ a > b है तो लार्जेस्ट कौन हो गया a, नहीं तो एल्स कौन हो गया b, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। तीसरा होता है इटरेशन का मतलब हम लूप लगा रहे हैं, हम रिपीटेशन कर रहे हैं। इटरेशन मतलब लूपिंग, जहां पे हम एक चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करो, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करो, i = 1, i <= 10, i ++, ऐसा एक लूप लगाते हैं हम, और वो लूप में हम i को प्रिंट करते हैं। तो वो लूप घूमता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसा अगर लूप लगाया तो उसमें हमने लूपिंग का यूज किया। फिर आप फॉर लूप यूज करो, व्हाइल लूप यूज करो, कुछ भी करो। लूपिंग का मतलब होता है इटरेशन, लूपिंग मतलब इटरेशन, इफ मतलब सिलेक्शन, और विदाउट इफ, विदाउट लूपिंग, सिंपल लॉजिक 1 2 3 4 5 6 स्टेप लगाए हमने, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन, यही 3 चीजें आती है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में। मतलब आपको प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के क्वेश्चन दिखेंगे कल एग्जाम में, तो इसका मतलब आपको यही बताना है कि कोई भी प्रोग्राम करते टाइम हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, और उस स्ट्रक्चर में 3 चीजें आती है, सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन। तब आपको नाम नहीं दिए रहेंगे, आपको क्वेश्चन रहेगा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, तो आप लिखेंगे कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में 3 चीजें आती है, सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन, और फिर तीनों को समझाएंगे, थ्योरेटिकली लिखेंगे। कुछ मटेरियल जैसे डीसॉप का मटेरियल मैक्सिमम लोगों के पास होगा, तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसके माध्यम से आप पढ़ के उसका आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन। हो सकता है कि एग्जाम में 3 चीजें पूछे या 2 ही चीजें पूछे,
सीक्वेंस सिलेक्शन या सिलेक्शन इटरेशन या तीनों का नाम नहीं है तो क्या नाम है? प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अरे भाई कुछ भी हो, क्वेश्चन तो वही है ना, घुमा फिरा के पूछते रहते हैं बस। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको 99% आने के चांसेस रहते हैं, जिसको आप प्रिपेयर करके रखेंगे और उसको जितना ज्यादा थोरो लिख पाएंगे उतना कोशिश करो। जहां जहां थेरोटिकल क्वेश्चन है, और ये हम बात कर रहे हैं आरटीएमएनयू की, तो आरटीएमएनयू में जितने भी थेरोटिकल क्वेश्चंस होते हैं दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपका आंसर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आपको मार्क्स देने के लिए आपने कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप ब्लैंक पेज छोड़ के आएंगे, दो चार लाइन लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको लिखना जरूरी है। तो इसलिए थेरोटिकली आप थोड़ा बहुत अपने मन से लिखो, थोड़ा बहुत कुछ भी लिखो, टू द पॉइंट, थोड़े से नहीं आ रही चीजें याद, बट जो मैंने आइडिया बताई उस आइडिया पे लिखो तो बॉस मार्क्स मिल जाते हैं। प्लीज फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। बट आप अगर मार्क्स देने के लिए किसी को चांस ही नहीं देंगे तो अगले वाला बंदा क्या मार्क्स देगा? अगर उसको थोड़ी दया भी आ रही है आपके ऊपर, उनको लग रहा है अरे यार मैं तो बैक वालों के पेपर चेक कर रहा हूँ, अरे यार मेरी भलाई से इन बच्चों को 2-4 मार्क्स दे दिए तो इनका भला हो जाएगा, इनका पेपर निकल जाएगा, मेरे जैसा कोई अच्छा इंसान मिल गया आपको जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है और आपके पेपर निकालना चाहता है, तो भाई पेपर निकालने के लिए उसको मार्क्स देने के लिए मटेरियल तो चाहिए ना। नहीं तो फंस गया, तो किसी का अगर कुछ हो गया गड़बड़ और उसका निकालो पेपर आपका और आपके सिर्फ एक ही पेज भरा हुआ है और आपको 15 मार्क्स कहां से देंगे? समझे? आप समझने की कोशिश करो। इसलिए मार्क्स देने के लिए लिखा होना जरूरी है, तो आपको वो लिख के आना तो 100% मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया यूनिट 1 का एक क्वेश्चन। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर यूनिट का एक क्वेश्चन, पहले हर यूनिट का एक क्वेश्चन, दूसरे के बारे में बाद में आते हैं, दूसरे के बारे में बाद में आते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है सर ये क्वेश्चन तो हो गया, सर इसी यूनिट का दूसरा पकड़ सकते क्या? बिल्कुल, पहले यूनिट का दूसरा क्वेश्चन पकड़ने के चांसेस ज्यादा है। अब क्या होगा, आप जब पेपर देने जाएंगे ना तो आपको आइदर साइड में एक जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। अब इस क्वेश्चन के साथ अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि राइट अ एल्गोरिथम टू डू सो एंड सो, मतलब सर सुनो, अच्छे समझो बेटा, दिमाग से काम करो। अगर आपको क्वेश्चन कौन सा है, अरे सर ने बताया ये क्वेश्चन आता है, आपने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया लिखा, बढ़िया लिखा तो उसने 5 में से 4 मार्क दे भी दिए, डन। उसके साथ दूसरा चाहिए, अगर उसके साथ दूसरा आया राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, ओके, राइट एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट ऐसा आता है, या फिर सिंपल राइट एन एल्गोरिथम ऐसा आता है, या सिंपल ड्रॉ फ्लो चार्ट, तीन में से कुछ भी बोलेंगे और आएगा क्या इसमें से कुछ ना कुछ। हे राम, सर ये तो नहीं आता हमें, समझ लो। अभी इसके लिए प्रोग्रामिंग अच्छी चाहिए, इसके लिए दिमाग में लॉजिक चाहिए। अगर हमारे दिमाग में लॉजिक है, प्रोग्रामिंग है, तो हम इसका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है या आपको कुछ 5-6 एल्गोरिथम आते हैं, ऑलरेडी फ्लो चार्ट बनाना आता है, आपने ऑलरेडी रट के रखा हुआ है, क्योंकि ये टाइम पे चीजें नहीं होती, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। अगर आपको ऑलरेडी है तो भाई आपको अगर मिल गया वो क्वेश्चन तो आपका लक अच्छा है, नहीं तो आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होगी, आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा कि नहीं आएगा, ये रिस्क है, ये रिस्क है। ऐसा कुछ भी आ सकता है, आपको बोलेंगे एक नंबर एक्सेप्ट करो वो ऑड है गिवन है, 3 नंबर में लार्जेस्ट निकालो, 3 नंबर में स्मॉलेस्ट निकालो, एक एक्सेप्ट करो ईयर चेक करो लीप ईयर है कि नहीं है, एक नंबर एक्सेप्ट करो वो इवन है कि ऑड है, एक नंबर एक्सेप्ट करो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, नंबर चेक करो प्राइम है कि नहीं है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, एक नंबर के सभी डिजिट की सम करो, एक नंबर के सभी डिजिट को एक्सट्रैक्ट करो, इवन और ऑड नंबर प्रिंट करो, 20 इवन नंबर की सम करो, या ऐसे कोई सीरीज की सम करो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें जरूरी नहीं है कि मैं बोलूंगा फैक्टोरियल का ही आएगा, मैं बोलूंगा प्राइम नंबर ही आएगा, मैं बोलूंगा लार्जेस्ट ही आएगा, भाई कुछ भी आ सकता है इसमें से। हम हमारी जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं उसमें इन सब बच्चों को ये सारे लॉजिक बताए रहते हैं, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी सब लॉजिक रहते हैं, वो किसी का भी अलगोर फ्लोचार्ट बना सकते हैं। जिसका प्रोग्रामिंग अच्छा हुआ है, जिनको ये लॉजिक पता है, वो सारे लॉजिक करके रखो, इसमें से किसी का भी एल्गोरिथम फ्लोचार्ट आता है। और ऑलरेडी मैंने अपने रेगुलर बैचेस में इनके सबके एल्गोरिथम फ्लोचार्ट दे रखे हैं, और वो प्रिपेयर है, और वो आपका क्वेश्चन अगर सीक्वेंस सिलेक्शन के साथ आ गया तो आपका तो काम बन गया, एक ऑप्शन। दूसरा, आपका आप ज्यादा लकी हो और आपको सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन जो आपने प्रिपेयर करके रखा है भरोसे से, चलो ये आया मैंने 5 मार्क लिए, उसके साथ ये क्वेश्चन नहीं आया, क्या आया, दूसरा थ्योरेटिकल आ गया, तो तुम्हारा काम बन गया। अब दूसरा थ्योरेटिकल क्या आ सकता है, व्हाट इज फ्लो चार्ट एक्सप्लेन इट सिंबल, बट अगर वो और साइड में गया तो गए काम से, बराबर है, तो फिर कोई मतलब नहीं सॉल्व करके, आता कितना भी आता हो तो दिल दुखेगा, बस कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही साइड का सॉल्व करना है, दो साइड का सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है, बराबर है। इसका मतलब है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के साथ फ्लोचार्ट के सिंबल आ गए तो भाई आपका लक अच्छा है, और आपके 10 मार्क में से आपको 8-9 मार्क मिल गए। हाँ क्या सर, एक ही यूनिट में काम बन गया, बस 6-7 चाहिए अभी, बस 15 निकालने से ऐसा हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। तो इसलिए करके रखो क्या, फ्लोचार्ट और फ्लोचार्ट के सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट ये इंपॉर्टेंट और में जा सकता है, या हो सकता है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के साथ आ सकता है। अगर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के साथ आ गया तो बहुत अच्छी बात है,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सर एक काम करता हूं सर, मैंने क्या ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर तो करके रखता हूं और फ्लोचार्ट की सिंबल भी करके रखता हूं और सर अल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक है वो भी करके रखता हूं सर, ये तो थियोरेटिकल है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं, बहुत अच्छी बात है, मिनिमम इतना करके चले गए आप और आपको इनमें से कोई भी एक साइड में दोनों मिल गए तो आपके 10 मार्क बन गए बॉस यूनिट 1 में, क्योंकि आप इस चक्कर में पढ़ो मत, इस चक्कर में पढ़ो मत। दिस इज माय ऑनेस्ट सजेशन। जिसको प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं आती वो लोग इस चक्कर में पढ़ो मत, बहुत कुछ करने जाएंगे हाथ में कुछ नहीं आएगा, पेपर बैक आ जाएगा, इसलिए दिमाग से काम करो, समझे? क्योंकि ये धोखा दे सकता है अगर आपको अच्छी कोडिंग नहीं आती। हाँ, कुछ कोडिंग अच्छी आती है, सब लॉजिक दिमाग में है, बन जाएगा काम, नहीं तो सिर्फ थ्योरी के बेस पे भी पेपर निकाल सकते हैं। भला ही सी की प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, जबकि सी प्रोग्रामिंग का पेपर है और आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती तो भी पेपर निकल जाता है। समझने की कोशिश करो। और आज मैं वो सजेशन दे रहा हूँ, जबकि दीपक सर 25 साल से पढ़ा रहे और हमेशा ये बोलते हैं बेटा प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं, प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं भैया, जैसा देश वैसा भेस, समय ऐसा अभी, प्रोग्रामिंग अभी की तेल लेन सीधी बात है, क्योंकि मुझे पेपर निकालना है। तो अब मैं कोशिश ये करूंगा कि भैया हमारा पेपर कैसे निकले, तो उसके लिए एल्गोरिथम फ्लोचार्ट बनाने बहुत अच्छे नहीं आते, हमें बहुत अच्छी कोडिंग नहीं आती, हम कोशिश करेंगे कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं, इंपॉर्टेंट है, उतना हम प्रिपेयर करके चलते हैं। तो हमारा पहला यूनिट का सीन खत्म हो रहा है यहाँ पे, वो ये कि सीक्वेंस सिलेक्शन इटरेशन प्रिपेयर करना है। अल्गोरिदम क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो आसान है। अल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑफ अ लॉजिक, और कोई भी प्रोग्राम करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टेप लिखने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्गोरिदम। और वो स्टेप लिखते टाइम कुछ रूल्स है कि आप जब भी स्टेप लिखते हो तो वो स्टार्ट होने चाहिए, स्टॉप होने चाहिए, इट शुड एंड समवेयर, उसका सीक्वेंस प्रॉपर लॉजिकल होना चाहिए। ऐसी कुछ थ्योरी है जो कि आसान है, वो पढ़ेंगे तो आप अल्गोरिदम के बारे में लिख सकते हैं। फिर इसी एल्गोरिदम को आप ग्राफिकली कुछ सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपका इलिप्टिकल सिंबल है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है और डायमंड है, पैरेललोग्राम है। जो सिंबल बहुत आसान है, जिसमें रेक्टेंगल यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, पैरेललोग्राम यूज करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, और इलिप्स यूज करते हैं स्टार्ट स्टॉप के लिए, और एरो यूज करते हैं फ्लो के लिए, जो कि बहुत आसान है। इससे आसान क्वेश्चन कोई यूनिट 1 में नहीं हो सकता, वो प्रिपेयर करके रख दो, फ्लो चार्ट के सिंबल और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है। तो फ्लो चार्ट के सिंबल और फ्लो चार्ट क्या है ये कर लो पढ़ाई। दूसरा एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम की थ्योरी, और तीसरा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आपका लग अच्छा और इसमें से दो एक साइड में आ गए तो भाई यूनिट 1 के 10 मार्क के पेपर सॉल्व हो गया अपना। समझ में आ रहा है? इस चक्कर में पढ़ो मत। और जिनको कोडिंग अच्छी आती है, जिनको लॉजिक अच्छे आते हैं, फिर वो इसमें से सारे नहीं कर सकते, तो कम से कम 2 नंबर में लार्जेस्ट, 3 नंबर में लार्जेस्ट, लीप ईयर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आसान आसान वाले उतने करके रख सकते हैं। ये सबके अपने अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर आपके से लेवल नहीं तो छोड़ो भैया, आगे बढ़ते। दैट इज अबाउट द यूनिट 1। ठीक है। उसके बाद कभी कभार एक क्वेश्चन आता है सूडो कोड से रिलेटेड, यानी हो सकता है कि 2.5 मार्क में आ जाए, 2.5 मार्क में तो कंपलसरी होता है, बहुत बार आता है सूडो कोड क्या है, सूडो का सूडो कोड, दिमाग खराब, इधर मेरे को कोडिंग नहीं आती, का सूडो कोड समझ में आएगा? समझ में आ रहा है? तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में 4 चीजें आती है, मतलब 3 चीजें आती है, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट और सूडो। एल्गोरिथम मतलब 1 2 3 4 5 स्टेप बाय स्टेप लिखना, उसमें आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, मतलब डिक्लेयर अ वेरिएबल, कैलकुलेट द सम, प्रिंट द रिजल्ट, ऐसे नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप एल्गोरिथम बना सकते हैं। जहां पे आप ग्राफिकल सिंबल यूज करेंगे वो फ्लोचार्ट हो गया, और जहां आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ कुछ कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे इफ है, लूप है, व्हाइल है, ऐसा यूज कर सकते हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं ना, वैसा। तो वैसा यूज करके क्या बनता है, सूडो कोड। तो सूडो कोड ये एल्गोरिथम जैसा ही है, सिर्फ उसमें 1 2 3 4 स्टेप नहीं रहती, लॉजिक वही रहता है, और वहां पे आप व्हाइल, इफ इसका यूज कर सकते हैं। उससे जो बनता है वो होता है सूडो कोड। बराबर है? बाकी नोट्स में डीसॉप के है ही, वो आप थोड़ा देख लेना। ठीक है? इज इट ओके ऑल स्टूडेंट्स? यूनिट 1 का इस तरह से पढ़ाई करो और बॉस छा जाओ। चलो सेकंड है हमारा यूनिट 2। अब यूनिट 2 में एक क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर करके रखो, वो है डेटा टाइप का क्वेश्चन। सब लोग ध्यान रखना, विच इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। डेटा टाइप का क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा टाइप, ऐसा आएगा, या एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज, या बोलेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी विद बाइट लेंथ, व्हाट इज द डेटा टाइप, एक्सप्लेन एनी 4 डेटा टाइप्स विद सूटेबल एग्जांपल। ठीक है? व्हाट इज वेरिएबल, एक्सप्लेन डेटा यूजिंग। अरे यार कुछ भी थोड़ा घुमा फिरा के पूछे, बट उनका उद्देश्य है डेटा टाइप के बारे में पूछना। उद्देश्य क्या है, डेटा टाइप्स। इसमें हमें लिखना है, डेटा टाइप का पूरा चार्ट दिया है, उसमें बताना है प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और उसमें लिखना है इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल। इंट को 2 बाइट लगते हैं, फ्लोट को 4 बाइट लगते हैं, लॉन्ग को 4 बाइट लगते हैं, डबल को 8 बाइट लगते हैं, लॉन्ग डबल को 10 बाइट लगते हैं, कैरेक्टर को 1 बाइट लगता है। ये सारे डेटा टाइप्स है, उनका बाइट लेंथ का मतलब होता है मेमोरी कंजम्पशन है, और उसकी रेंज है कि किसमें कितना डेटा स्टोर हो सकता है। वो एक चार्ट है टिपिकल, उसको प्रिपेयर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रिपेयर करने से आपको आगे भी फायदा होगा। तो ये एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, वो है डेटा टाइप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 5 में से 5 मार्क मिलने के चांसेस है, जिसमें आपको लिखना है इंट, फ्लोट, लॉन्ग, कैर, डबल। ये हमारे नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और उसको प्रिपेयर कर लो, और आसान है। सबको मेमोरी कितनी लगती है, कैरेक्टर को 1 बाइट, इंट को 2 बाइट, फ्लोट को 4 बाइट, लॉन्ग को 4 बाइट, डबल को 8 बाइट, लॉन्ग डबल को 10 बाइट, और सबकी रेंज है कि किसमें कितनी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो वो कुछ लॉजिकल नहीं है,
वो प्रिपेयर करो आप, और वो अच्छे से प्रिपेयर करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है डेटा टाइप। ये एक क्वेश्चन आपको 90% एग्जाम में दिखने को मिलेगा, और उस पर आपको बहुत चांसेस है कि 5 में से 5 या 4 मार्क मिले। तो ये हमारी बात पूरी यूनिट 2 की। ओके, अब यूनिट 2 में एक क्वेश्चन डेटा टाइप पर रहेगा, और उसके साथ हमारी बात हमेशा होती है 2 क्वेश्चन की। हम तो कोशिश करेंगे सर हमने तो पूरा पेपर सॉल्व किया, सर आपने 50 मार्क का बोला, हम 40 मार्क का सॉल्व करके आ गए, 35 का सॉल्व करके आ गए, तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो आप डेटा टाइप अपने अगर बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया, तो डेटा टाइप के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन एक तो रह सकता है लूपिंग का, या दूसरा रह सकता है ऑपरेटर का। दैट्स सॉल्व, खत्म कहानी। एक क्वेश्चन रहेगा डेटा टाइप का, और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन रहेगा लूपिंग का या फिर ऑपरेटर का। हाँ क्या सर, इतना तो प्रिपेयर कर लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन रहेगा लूपिंग का, कि लूपिंग क्या होता है, व्हाइल और डू व्हाइल के बीच में डिफरेंस क्या है, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन लूपिंग में यूज करते हैं हम। कोई भी दुनिया का लूप हो उसमें क्या लगाते हैं, इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन। व्हाइल का सिंटैक्स अलग है, फॉर का सिंटैक्स अलग है, डू व्हाइल का सिंटैक्स अलग है। तीनों में से कोई भी सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। तो ये लूपिंग एक आसान टॉपिक है। लूपिंग का काम होता है किसी भी चीज को बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना। तो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लूपिंग, बराबर है। इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, विच इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। व्हाइल और डू व्हाइल के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाइल कैसे काम करता है, डू व्हाइल कैसे काम करता है, बराबर है। तो ये लूपिंग का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम आप रिपीटेडली, कोई भी कोड आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, व्हाट इज लूपिंग, एक्सप्लेन डू व्हाइल लूप, explain the use of loop in C, explain the for loop while loop, what is looping, explain while loop, what is looping, explain detail for loop, difference between loop while loop do while। अरे वही के वही घूम रहे हो, कुछ नहीं है, सिर्फ for loop while loop do while loop, 3 लूप क्या प्रिपेयर करने, और वो आसान है, सिंपल है। इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन, उसका तरीका कैसे लिखने का, और थ्योरी लिख के आ जाओ। और कोशिश करो कि इसके साथ एक छोटा सा सैंपल एग्जांपल दे दो कि i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, लूप कितनी बार चलाया, 10 बार, i की वैल्यू प्रिंट की, तो क्या आउटपुट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। बहुत आसान है। तो अगर आप कल पेपर देने बैठे हैं, और आपको मेरी याद बिल्कुल आने वाली है कल, डोंट वरी बेटा, ठीक है क्योंकि आप पेपर देने बैठेंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, आप बोले अरे यार यही तो सब कुछ है, बिल्कुल बेटा, बट आपने पढ़ा नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, बराबर है। तो पढ़ना, पढ़ाई का काम पढ़ाई करने वाला है, ठीक है। तो डेटा टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, बराबर है। और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिखेगा, एक तो लूपिंग से रिलेटेड होगा या ऑपरेटर से रिलेटेड होगा। लूपिंग या ऑपरेटर, दो में से एक होगा। लूपिंग का कोई ना कोई इसमें से रहेगा, और ऑपरेटर का कौन सा रहेगा, 8 ऑपरेटर है, और 8 में से सारे ऑपरेटर नहीं पूछते लोग, ये पूछते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये 2-3 ऑपरेटर ही पूछते हैं, बस। टोटल 8 है, रिलेशनल, लॉजिकल, बिट वाइज, ये बहुत सारे है। और आपको क्या ध्यान में रखना है, वेरी इजी बेटा, कोई भी प्रोग्राम करना है तो उसके लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। जब तक आप ऑपरेटर यूज नहीं करोगे तब तक ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करोगे। तो इसका मतलब है कि रिलेशनल ऑपरेटर मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये रिलेशनल हो गए। लॉजिकल होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एम्परसेंड, 2 एम्परसेंड और 2 पाई, जिसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और अरिथमेटिक क्या होते हैं, प्लस माइनस स्टार स्लैश मॉडुलस, हो गया। और इन ऑपरेटर का काम क्या है, किससे क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग कंडीशन में यूज करते हैं लॉजिक चेक करने के लिए कि ये इससे बड़ा है क्या, ये इससे छोटा है क्या, बराबर है, ये इससे इक्वल है क्या, ये छोटा है क्या, बड़ा है क्या, इक्वल है क्या, ये सब कंपेयर करने का काम कौन करता है, रिलेशनल। लॉजिकल क्या करता है, दो कंडीशन को जोड़ता है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ऐसे दो कंडीशन को जोड़ता है। कंडीशन को जोड़ना है तो लॉजिकल, दो चीज को कंपेयर करना है तो रिलेशनल, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरिथमेटिक, वेरी इजी। बस 3 में से कुछ ना कुछ आने वाला है। और ऑपरेटर कितने होते हैं, टोटल 8। वो 8 कौन से होते हैं वो लिस्ट लिख लेना, और उसमें से 2 ऑपरेटर समझा देना, छोटा मोटा सिंटैक्स एक आधा एग्जांपल दे सकते हैं भैया, कुछ भी अगर पॉसिबल हुआ। ऐसा करके एक क्वेश्चन रहता है ऑपरेटर का, एक क्वेश्चन रहता है लूपिंग का, और एक क्वेश्चन रहता है डेटा टाइप का। हो सकता है कि इसमें से 2 क्वेश्चन आपको एक साइड में मिल गए तो आपका काम बन गया, क्योंकि और में आपको प्रोग्राम रहने वाला है, और प्रोग्राम की लिस्ट में नीचे दिखाता हूं अभी, जो आपको आते नहीं है तो उसकी हम रिस्क नहीं ले रहे, उसकी हम रिस्क ले रहे क्या नहीं। ये देखो, ये डिजाइन आएगा, ये डिजाइन आएगा एग्जाम में, आपको बोलेंगे 1 से लेकर n तक नंबर प्रिंट करो, स्टूडेंट की मार्कशीट निकालो, नंबर को रिवर्स करो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, ये नीचे की सीरीज प्रिंट करो, एक नंबर चेक करो इवन है कि ऑड है, आप 1 से लेकर 10 तक ऐसे नंबर डिस्प्ले करो, आप इस तरीके से ट्रायंगल प्रिंट करो, आप फैक्टोरियल निकालो, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करो, एक नंबर चेक करो प्राइम है कि नहीं है, आप 3 नंबर में लार्जेस्ट नंबर निकालो। ऐसे प्रोग्राम है टिपिकल, जिनको आते हैं ये प्रोग्राम, उसमें से कोई भी प्रोग्राम बढ़िया लिखा तो 5 में से 5 मार्क मिलते, एक भी मार्क नहीं कटता। अगर आपको इसमें से कुछ 2-4 प्रोग्राम पता होंगे,
3 नंबर पे लार्जेस्ट, 2 नंबर ऐसे पता होंगे, अच्छी बात है, वो आ गए तो बढ़िया हो जाएगा। बट उसके पीछे आज लगना मतलब मूर्खता है। आज जो प्रोग्रामिंग के पीछे लगेगा वो फेल हो जाएगा। जिसको बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग पहले से आती है वो अगर उसको पीछे लग रहा है तो चलेगा। इसलिए हम दिमाग से काम करेंगे, समझ में आ रहा है, दिमाग से काम करेंगे। तो आपको एग्जाम में ऐसा प्रोग्राम दिखने वाला है, बराबर है। बट ये प्रोग्राम दोनों साइड नहीं आता, एक ही साइड आता। हाँ क्या सर, एक ही साइड आता, अपने को चाहिए दूसरा साइड। खत्म का, मेरे को नहीं आता प्रोग्राम, छोड़ दो। प्रोग्राम नहीं आता, छोड़ दो। फिर और साइड में क्या मिलेगा, डेटा टाइप मिलेगा, ऑपरेटर मिलेगा, लूपिंग मिलेगा। लूपिंग, ऑपरेटर, डेटा टाइप, 3 में से 2 फंस गए, काम खत्म। यानी मैं तो स्टार्टिंग से शुरू की तो मैं एक एक की बात कर रहा था, अब थोड़ा लालची हूं मैं, 2-2 पे आ रहा हूं। मुझे लगता है अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल गए, तो समझ में आ रहा है, तो 2 मिल सकते हैं आपको बॉस। सुनो, अब 2 कौन से मिल सकते हैं, डेटा टाइप हो गया, लूपिंग हो गया, बराबर है, और ऑपरेटर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप बोलेंगे सर लूपिंग और डेटा टाइप एक साथ नहीं आया सर, लूपिंग और ऑपरेटर एक साथ नहीं आया सर। क्या हुआ, डेटा टाइप के साथ नहीं, क्या स्विच केस पूछ लिया, डेटा टाइप के साथ स्विच केस पूछ लिया, समझे। अरे तो भाई स्विच केस भी पूछा तो कौन सा हार्ड है, लूपिंग, इफ और स्विच केस, ये सभी चीजें इजी है ना। सुनो, ये हार्ड नहीं है, जो इजी बता रहा हूं मैं। जैसे इफ लिखते हैं हम, जैसे लूप लगाते हैं, वैसे स्विच केस होता है, स्विच केस डिफॉल्ट, स्विच केस डिफॉल्ट, उसका एक पैटर्न है, बस इतना इजी है वो। अभी मैं सिखाने नहीं बैठ रहा हूं, पहले मैं 4 यूनिट का इंपॉर्टेंट बता देता हूं, उसके बाद मुझे लगता है और 15 मिनट मेरे पास टाइम है तो मैं और कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। पहले मेरा पर्पस सॉल्व हो जाना चाहिए 1 घंटे के अंदर, बराबर है। तो उस हिसाब से मैं एक्चुअली यहां पे स्विच केस को भी अगर पढ़ के रख दिया मैंने, चलेगा। तो मैंने क्या कर लिया, डाटा टाइप, लूपिंग, ऑपरेटर, स्विच केस। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे रहते हैं आने के लिए, टर्नरी ऑपरेटर पूछ लेते कभी कभी, जैसे 8 ऑपरेटर है उसमें टर्नरी ऑपरेटर। हम लोग बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं लगते बैठेंगे, ब्रेक कंटिन्यू पूछ लेते कभी कभी, अलग अलग क्वेश्चन है बॉस। लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, ब्रेक क्या है, कंटिन्यू क्या है। अगर ब्रेक कंटिन्यू आपको कंपलसरी में आ गया, सपोज ब्रेक कंटिन्यू, तो आइडिया देकर रखता हूं, कंपलसरी में आया तो फिर तो लिखना पड़ता है। आप कोई लूप लगा रहे हैं और लूप के अंदर ब्रेक लिख दिया तो वहां से लूप से बाहर आ जाता है, और लूप के अंदर कंटिन्यू लिखा तो लूप वही चलता रहता है, घूमता रहता है। ब्रेक और कंटिन्यू ऑपोजिट है, ब्रेक से बाहर निकलता है, कंटिन्यू से घूमता रहता है। ये कभी कंपलसरी बहुत बार पूछते हैं, तो वो भी आपके काम में आ सकता है। तो दैट इज अबाउट यूनिट 2, क्या, डेटा टाइप, लूपिंग, ऑपरेटर्स, स्विच केस। समझ में आ रहा है, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता है। अब आपकी किस्मत है कि आपको 2 मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, 1 मिला तो ठीक है भाई, जो भी है करेंगे कोशिश। तो दैट इज अबाउट योर यूनिट 2, दैट इज अबाउट योर यूनिट 2। इसके बारे में मुझे आपको कुछ और आइडिया देने है सर, थोड़ा लूपिंग समझा दो ना, थोड़ा ये समझा दो ना, वो भी मैं समझाता हूँ। सुनो, थोड़ा स्विच केस बता दो ना सर, मैं सब कुछ कोशिश करता हूँ। बहुत टाइम नहीं है हमारा, कल पेपर है, आज मैं बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं ले सकता, बट पहले मैं 4 यूनिट की इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये सब प्रोग्राम को मार रहे गोली, क्योंकि प्रोग्राम एक ही साइड एक आने वाला है, और उस चक्कर में आज हमारे पास समय नहीं है। पर ये बात भी उतनी सच है कि ये सारी प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आपके पेपर तो निकल जाएंगे बट बीसीए निकलेगा नहीं, ध्यान रखना। ये अभी फर्स्ट ईयर की कहानी इसलिए चल रहा है, कहा सेकंड ईयर में जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर है, जावा है, और वहां जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी प्रोग्रामिंग बढ़ती है। अभी कैसा, एक प्रोग्राम आया, नहीं किया तो भी पास हो जाए, बाद में क्या होगा, दोनों साइड प्रोग्राम आ जाएंगे, आगे क्वेश्चन ऐसे धीरे धीरे क्या सेकंड में और हार्ड होगा, फाइनल में और हार्ड होगा, तो और उसमें भी प्रोग्रामिंग की लेवल बढ़ती है। अभी पेपर का रेशियो क्या रहता है, 70% थ्योरी, 30% प्रोग्राम, 80% थ्योरी, 20% प्रोग्राम। तो जिन बच्चों को प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, वो भी अपने कॉलेज में टॉप कर सकता है। ये कहानी फिलहाल है, पर आगे जाके वैसा नहीं होता और टॉपर वाला बच्चा बैक आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसने रट्टा मार के टॉप किया था। तो जिसको कोडिंग नहीं आती फिर उसको आगे जाके दिक्कत होती है। इसलिए ये कोडिंग की जो बात है ये फुर्सत से सीखना पड़ता है, बट अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। कम टू द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अरे, व्हाट इज अरे, और उस अरे का एक प्रोग्राम जो सेकंड यूनिट के प्रोग्राम से 4 गुना हार्ड है। सेकंड यूनिट के प्रोग्राम क्या है, 2 नंबर में लार्जेस्ट निकालो, 3 नंबर में लार्जेस्ट निकालो, फैक्टोरियल निकालो, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करो, प्राइम नंबर चेक करो, नंबर और के इवन है, नंबर पॉजिटिव के नेगेटिव है। ये प्रोग्राम इजी है, ये तो मैनेज कर भी लेगा बंदा, बट अरे के प्रोग्राम रट्टा नहीं मार सकते, अरे के प्रोग्राम प्रिपेयर नहीं कर सकते। यहां मैंने अरे के 10 प्रोग्राम दिए हैं, इसमें से कोई ना कोई प्रोग्राम आपको एग्जाम में दिखने ही वाला है। जिनको प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आती वो इसको करेंगे स्किप। क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1D अरे में 1D अरे का एलिमेंट डिलीट करो, अरे के 10 एलिमेंट डिस्प्ले करो, अरे को सॉर्ट करो यूजिंग बबल सॉर्ट, लार्जेस्ट एलिमेंट निकालो अरे में एक एलिमेंट सर्च करो यूजिंग सीक्वेंशियल सर्च, अरे में एलिमेंट इंसर्ट करो, अरे में 2x2 मैट्रिक्स का अरे डिस्प्ले करो, मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरे एग्जांपल दो मैट्रिक्स के एडिशन करो,
ओके, और दो मैट्रिक्स की सम करो, एडिशन करो, एक ही बात है। तो कुछ मैट्रिक्स का प्रोग्राम आता है और कुछ इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, लार्जेस्ट इन द अरे, ये सारे टिपिकल प्रोग्राम है। बट अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप इसको स्किप करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, खत्म कहानी। इसके पीछे लगेंगे तो पेपर बैक आएगा, ठीक है। बट ये बात उतनी सच है कि भाई ये प्रोग्रामिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरी दुनिया है। बट आज मैं उसका इंपॉर्टेंस, ये सब फालतू बातें नहीं करूंगा क्योंकि आज वो समय नहीं है, समझे। हाँ क्या सर, हमने प्रोग्राम छोड़ दिया सर, फिर भी पेपर निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा, आई विल गारंटी। कैसे सर? चलो आते हैं। एक क्वेश्चन प्रिपेयर करो बॉस, अगर आपको जरूरत है तो मैं 15 मिनट में समझा भी दूंगा। वो है स्ट्रिंग का क्वेश्चन, वो है स्ट्रिंग का क्वेश्चन। थर्ड यूनिट में एक क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग का और एक क्वेश्चन आता है स्टोरेज क्लास का, समझो अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन आता है फंक्शन का। तो आपको क्या होगा पता है क्या? आपको प्रोग्राम नहीं आता है ना, तो भी आपको एक साइड में इन तीन में से दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। कौन सी कैटेगरी समझो। एक क्वेश्चन रहेगा स्ट्रिंग हैंडलिंग का, दूसरा क्वेश्चन रहेगा स्टोरेज क्लास का, तीसरा क्वेश्चन रहेगा फंक्शन का। तीन में से दो क्वेश्चन आपको एक साइड में मिल सकते हैं। आपको दोनों आ गए, अरे वाह यार, सोनो पे सुहागा। नहीं आए तो एक आया तो भी काम बन जाता, पेपर निकल जाता, समझो अभी। अब सर आपने सिर्फ बोल दिया, सर बोलने से नहीं चलेगा ना, हमको ही कुछ आता नहीं ना सर, वही तो दिक्कत है, हमें कुछ आता नहीं ना। बट अभी मैं कुछ स्टूडेंट से जिनसे बात कर रहा हूँ ऑफलाइन में जो बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट से मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, उन लोगों को एटलीस्ट इसमें से एक चीज पक्की आती है, मुझे पता है, वो है फंक्शन विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। हाँ सर, हमें ये पता है सर, ये बॉस प्रिपेयर कर लो, ये आपका एक पक्का क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? फंक्शन क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट आई डोंट नो आपको इसका नॉलेज है नहीं है, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं दे पाऊंगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय मिल गया तो मैं नॉलेज भी दे दूंगा। बट पहला मेरा उद्देश्य है कि ये सब चीजें एग्जाम में दिखेंगी आपको, बराबर है। तो एग्जाम में क्या दिखेगा आपको? एग्जाम में दिखेगा कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के प्रोटोटाइप। क्या प्रोटोटाइप होते हैं? बोलो बेटा ऑफलाइन स्टूडेंट, क्या प्रोटोटाइप? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पहला नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, जोर से बोलो। पहला दूसरा, तीसरा रिटर्न, खत्म। इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा, और उसका प्रोग्राम पूरा लिख नहीं भी पाए ना, थ्योरी लिख लिए आपने, डिसऑफ के नोट्स में देखो थ्योरी है, ऐसे डायग्राम वगैरह में बढ़िया, वो भी बना लेना आपने। आर्गुमेंट नहीं है मतलब कुछ लेके नहीं जाएगा, कुछ लेके नहीं आएगा। आर्गुमेंट है मतलब कुछ लेके जाएगा बट कुछ लेके नहीं आएगा, और आर्गुमेंट रिटर्न है तो कुछ लेके जाएगा और कुछ लेके भी आएगा। ऐसी डायग्राम वैग्राम थ्योरी वेरी लिख ली ना, तो भी काम बन जाता है, और उसका प्रोग्राम लिख सके तो और अच्छा। हाँ सर, हमें उसका प्रोग्राम भी आता है, ईजी है, डिस्प्ले विस्प्ले ईजी है, बन गया काम। ये क्वेश्चन आता ही है जो है फंक्शन का, समझ में आ रहा है। तो यूनिट 3 में एक क्वेश्चन आता है फंक्शन का, बराबर है। उसके साथ एक क्वेश्चन आता है स्टोरेज क्लास का। स्टोरेज क्लास ध्यान में रखो, नोट करके रखो, स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मतलब इंट ए ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर किया तो उसके पहले रहता है स्टोरेज क्लास। उसके पहले क्या रहता है? स्टोरेज क्लास। सर मतलब सुनो, मैं आइडिया सिर्फ आइडिया देता हूं ताकि आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब मैंने अगर लिखा इंट ए ऐसा लिखा, बराबर है, तो इसका स्टोरेज क्लास है ऑटो। कैसे? क्योंकि जब इसके पहले आप कुछ नहीं लिखते हो, इसके पहले आप कुछ नहीं लिखते हो, तो ये लिखा है ऑटो इंट ए, ऐसा है। तो ऑटो इंट ए ऐसा एक होता है, स्टैटिक इंट ए ऐसा होता है, रजिस्टर इंट ए ऐसा होता है, और एक्सटर्न इंट ए ऐसा होता है। समझ लो अच्छे से, स्टोरेज क्लास में 4 स्टोरेज क्लास होता है। वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 मिनट का खेल है बेटा, आराम से प्रिपेयर हो जाता है, मैं गारंटी देता हूं आपको, बहुत इजी। समझो अच्छे से, स्टोरेज क्लास का मतलब होता है जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल के पहले एक कीवर्ड रहता है। जो कीवर्ड आप लिखो मत लिखो, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। मतलब आप जैसे लिखते हो इंट ए, तो इस इंट के पहले क्या होता है? ऑटो। इंट के पहले क्या होता है? ऑटो, बराबर है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो, और आपने लिखा ऑटो तो अच्छी बात है। दूसरा स्टैटिक, तीसरा रजिस्टर, चौथा एक्सटर्न। 4 टाइप के स्टोरेज क्लास होते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसमें से 2 ही स्टोरेज क्लास पूछते हैं, ऑटो और स्टैटिक क्या लिखो, इतना लिखो बस। कभी बोलते हैं एक्सप्लेन स्टोरेज क्लास, तो चारों लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन घुमा फिरा के वही कभी घूमता रहता है, तो आपको 4 प्रिपेयर करके रखने हैं। सर ये है क्या? एक्चुअली कुछ नहीं, ये जो 4 स्टोरेज क्लास है इनके सबके 4-4 पॉइंट है, वो नोट से पढ़ लेना है। सर क्या? एग्जाम्पल, अगर ऑटो स्टोरेज क्लास है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज। वो स्टोर कहाँ होता है? तो मेमोरी में। 2,
तीसरा उसका स्कोप क्या होता है, लोकल टू द ब्लॉक, और उसकी लाइफ क्या होती है, टिल द कंट्रोल रिमेन इन द ब्लॉक। चार चीजें होती है, क्या क्या चीजें, डिफॉल्ट वैल्यू, मेमोरी, सॉरी स्टोरेज, स्कोप और लाइफ, बस। यानी हर किसी के 4 पॉइंट है, मतलब उत्तर ध्यान में रखो यार। जैसे एग्जांपल ऑटो का डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है, स्टोर क्या होता है मेमोरी में, स्कोप क्या होता है लोकल टू द ब्लॉक, और लाइफ क्या है, जब तक आपका कंट्रोल जहां पे वहां तक लाइफ रहती है। और ऐसे 4 पॉइंट चारों के ध्यान में रखने बस। जैसे स्टैटिक की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्कोप उसका भी लोकल टू द ब्लॉक रहता है, स्टोरेज मेमोरी है, बट लाइफ उसकी अलग रहती है। वैसे ही हम रजिस्टर में जाते हैं, वैसे हम एक्सटर में जाते हैं, तो सबकी सिर्फ 4 पॉइंट ध्यान में रखने। वो डीसॉप के नोट्स में बहुत अच्छे से है, इजी है एकदम। 4 पॉइंट चारों के ध्यान में रखो, कहानी खत्म, 5 मार्क की। ये एक क्वेश्चन आता है बॉस स्टोरेज क्लास का, विच इज वेरी इजी। कितने स्टोरेज क्लास है, 4, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर। अगर आपको इसमें से कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं आप समझाओ क्या, ऑटो स्टैटिक तो लिखा है तो समझाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार कैसे आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टोरेज क्लास, व्हाट आर स्टोरेज क्लास, व्हाट आर स्टोरेज क्लास, और विथ एन एग्जाम्पल बोलते हैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं। विथ एन एग्जाम्पल मतलब ऑटो इंट है ऐसा लिख के दिखाओ, स्टैटिक इंट है, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल, और रजिस्टर है तो रजिस्टर। 4 कीवर्ड है, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्नल, बस 4 कीवर्ड है जो आते हैं स्टोरेज क्लास में। तो सुनो अच्छे से, कल के पेपर में आपको याद आएगी कैसे, आपको यही क्वेश्चन दिखने वाले हैं। क्या दिखेगा, स्टोरेज क्लास का क्वेश्चन। आप बोलेंगे अरे हाँ यार सर ने बोला था, अला मैंने पढ़ा ही नहीं यार, मेरे को जान पाया पढ़ाई करने, जल्दी सो गया मैं, अरे यार एक बार पढ़ लेना था। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो स्टोरेज क्लास आप पढ़ो, उसके साथ फंक्शन के टाइप्स है, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न, विद आर्गुमेंट, रिटर्न, वही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और तीसरा आपका है स्ट्रिंग का क्वेश्चन। क्या होता है, जब हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर करते हैं, एग्जाम्पल आई ये कैरेक्टर होता है, बट इन ये वर्ड है, वर्ड मतलब स्ट्रिंग, इंडिया इज द बेस्ट ये स्ट्रिंग हो गई, डीस ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ये स्ट्रिंग हो गई, और डी क्या हो गया, कैरेक्टर, तो डीस ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ये स्ट्रिंग हो गई। ये स्ट्रिंग के ऊपर हम बहुत सारे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो एसटीआर एलियन, स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो एसटीआर सीपीवाई, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो एसटीआर आरईवी, स्ट्रिंग को जोड़ना है तो एसटीआर सीएटी, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो एसटीआर आरईवी। ऐसे स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं जो अगर आप प्रिपेयर कर पाए अच्छी बात। आप बोले नहीं सर इतना सब नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं आता हमको सर, तो बॉस स्टोरेज क्लास करो और फंक्शन क्या है वो करो, दोनों एक साइड में मिल गए तो काम बन गया, नहीं तो एक तो मिलेगा, दो में से एक तो मिलेगा। तो हम कुछ यूनिट के 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और कुछ यूनिट का एक ही कर पाए तो भी अपना काम बन जाता है भाई, पेपर तो निकल जाता है। जैसे यूनिट 1 के 2 मिल गए, यूनिट 2 के 2 मिल गए, 3 का 1 ही मिला, 4 का 1 मिला, ठीक है चलेगा भैया। 10-10, 20 और 10 30 मार्क हो गए, और उधर अपना 2.5 मार्क के 1-2 हो गए सर, 30-35 सवाल हो गए सर, पेपर निकल गया मेरा। दिमाग से काम करो, स्मार्ट वर्क करो। ऐसा ही मैं ओए का भी लेक्चर लेने वाला हूं, ऐसा ही मैं ओएस का भी लेक्चर लेने वाला हूं। यू शुड बी रेडी फॉर दैट ओनली, बराबर है, क्योंकि मैं धरती पे आया हूं स्टूडेंट का भला करने, मेरी पैदाइश उसके लिए हुई, और वो मैं करूंगा नहीं तो क्या मतलब है लाइफ में, सीधी बात है। इसलिए आई डोंट वरी, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, प्रोवाइडेड यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ ईगरनेस। यस सर, सर का सुनते हैं क्या है करते, अब बैठो मैं बताता हूँ, डोंट वरी। और जहां पढ़ाई करनी है वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ज्यादा रामायण नहीं करेंगे। हाँ, तो स्ट्रिंग के फंक्शंस अगर आपको आते हैं तो ठीक है, अभी 10 मिनट में पूरी स्ट्रिंग के फंक्शन समझा नहीं सकता, समझे, बट मैंने आपको आइडिया दे दी। एसटीआर एलियन स्ट्रिंग का लेंथ निकालता है, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, यानी कभी आ गया तो छोड़ तो नहीं सकेंगे। एसटीआर एलियन स्ट्रिंग का लेंथ निकालता है, एसटीआर एलियन। एसटीआर सीपीवाई स्ट्रिंग को कॉपी करता है, एसटीआर आरईवी स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, एसटीआर सीएटी स्ट्रिंग को जोड़ता है, एसटीआर सीपीवाई स्ट्रिंग को कॉपी करता है। ऐसे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, उनके थोड़े मतलब लिख दिए, अला कम से कम कुछ नहीं से तो अच्छा कुछ लिख के आए ना। क्या है, क्वेश्चन छोड़ो मत यार, आप क्या करो, जो अच्छे आते वो अच्छे लिख के आओ, और जो नहीं आते उसकी जो भी कहानी बताओगे, अब पूरा रामायण नहीं आता बट सीताराम की वाइफ इतना तो पता है ना, उतने लिख के आओ। हनुमान जी की एंट्री नहीं होंगी बाद में अपनी, देखेंगे। बजरंग बली की एंट्री नहीं हो रही अपनी, क्योंकि अपन यूनिट 4 तक पढ़ाई नहीं की ना, यूनिट 4 में पढ़ाई करेंगे तब बजरंग बली आएंगे, बराबर है, तब रामायण खत्म होंगी। बट सीता भैया कौन है, राम की इतना पता है तो भी काम चलेगा, तो छोड़ते काय के लिए, राम सीता का रिलेशन लिख के आ जाओ, पूरा रामायण मत लिखो। बट आप बोलेंगे आई डोंट नो रामायण, काय के लिए धरती पे आया तू, हाँ, ऐसा मत करो, यानी पूरा क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ो, कुछ ना कुछ तो लिखो उसके बारे में, तो चांस रहेगा 1-2 मार्क्स मिलने का। भैया 1-2 जोड़ के काम हो जाता है, चिल्लर पैसे जोड़ के नोट बनती है ना, फिर नोट कमानी है ना आपको आगे, फिर चिल्लर पैसे जमा करो ना फिर। हाँ ध्यान रखो, तो स्टोरेज क्लास, ठीक है, तो स्टोरेज क्लास का एक क्वेश्चन और फंक्शन का एक क्वेश्चन, और तीसरा कौन सा आता है, स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का नहीं बन पाया तो स्टोरेज क्लास और फंक्शन का करके रख दो।
फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ और एक रहता है, वो है रिकर्शन। रिकर्शन भी फंक्शन ही है। जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है उसको रिकर्शन बोलते हैं। सर कैसा? देखो 2 मिनट में झलक दिखाता हूँ। ये देखो, ये वॉइड मेन, देखो 2 मिनट में वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन, और नीचे एक फंक्शन है वॉइड fun, fun1 फंक्शन का नाम है। वॉइड fun1 क्या है? फंक्शन का नाम। अब हमने यहाँ पे fun1 को कॉल किया, देखो क्या कर रहे हैं हम, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, fun1 को हम कॉल कर रहे हैं, तो इधर आया ना, बराबर है, ये हो गया नॉर्मल फंक्शन, ये क्या हो गया? नॉर्मल फंक्शन। बट मैंने क्या किया भाई, fun1 के अंदर ही fun1 को कॉल किया। हाँ क्या सर, इसको रिकर्शन बोलते हैं भाई, इतना तो लिख क्या, मैंने वही बोला ना, कुछ तो लिख क्या, रिकर्शन। 2.5 मार्क में आ गया तो इतना तो कम से कम लिखो क्या। देखो फंक्शन 1 जो है वो फंक्शन 1 को ही कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 जो है वो फंक्शन 1 को ही कॉल कर रहा है, रिकर्शन। इजी है बेटा, कुछ हार्ड नहीं है। कुछ तो कहानी थोड़ी बहुत पता होगी तो चलता है ना काम, बराबर है। क्या किया मैंने, ये मेन है, मेन में मैंने फंक्शन 1 को कॉल किया, मैं बहुत ज्यादा कोडिंग में नहीं जा रहा हूँ, मेन में मैंने फंक्शन 1 को कॉल किया, नीचे मैंने फंक्शन 1 बनाया और फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 1 को ही कॉल किया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ, फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ। कोई फंक्शन अगर खुद को ही कॉल कर रहा है, जैसे मेन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है? डिस्प्ले को। मेन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है? शो को। मेन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है? फंक्शन 1 को। बट फंक्शन 1 किसको कॉल कर रहा है? फंक्शन 1 को ही। अरे खुद को ही कॉल कर रहा है क्या? हाँ, उसको बोलते हैं रिकर्शन, फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ। जब कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा उसको बोलते हैं रिकर्शन। समझे? ये भी आता है, आ गया, छोड़ेंगे नहीं ना यार, कुछ तो लिख के आ जाएंगे, अला 1-2 मार्क तो मिल ही जाएंगे ना। आ रहा है समझ में? तो यूनिट 3 की क्या कहानी है सुनो। यूनिट 3 की कहानी क्या है? फंक्शन का एक क्वेश्चन रहेगा, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, विद आर्गुमेंट नो रिटर्न, विद आर्गुमेंट रिटर्न, ये एक क्वेश्चन। उसके साथ स्टोरेज क्लास रहेगा, स्ट्रिंग के फंक्शंस आएंगे जो अगर हमें नहीं आते तो जान दो, छोड़ो। उसके साथ क्या आ सकता है? उसके साथ रिकर्शन आ सकता है। ओके, रिकर्शन में बहुत बार प्रोग्राम कौन सा आता है? फैक्टोरियल का आता है। कौन सा आता है? फैक्टोरियल का। उसमें क्या करते हैं ये लोग? फैक्टोरियल का फंक्शन कैसा रहता है? इंट इंट फैक्ट इंट एन, ठीक है, देखो कितना छोटा सा है। इफ n ग्रेटर देन 1 है, इफ n ग्रेटर देन 1 है तो क्या करेंगे? f इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, खत्म कहानी। और रिटर्न, रिटर्न f, और उसके लिए f क्या लिया है? एक वेरिएबल लिया है। जस्ट मिनट, वेट 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 वेट, बस इतना सा। इसको ये रिकर्शन का एग्जांपल है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा। इंट f इज इक्वल टू 1, ये रिकर्शन का एग्जांपल है। ऐसा प्रोग्राम आता है, राइट अ प्रोग्राम, छोटा सा इसलिए बता रहा हूँ, बाकी मैंने प्रोग्रामिंग स्किप कर दी। ये रिकर्शन का एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ रिकर्शन, एग्जांपल ऑफ रिकर्शन, एग्जांपल ऑफ रिकर्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। ये सब क्वेश्चन कल देखना, आपको से दिखने वाले, धड़ 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 धड़। देखो क्या किया इसमें मालूम है? फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया, उसमें एक इंट n लिखा, f वेरिएबल लिया, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखना है? f इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, ये फॉर्मूला रिटर्न है, कहानी खत्म। डायरेक्ट प्रोग्राम आता है कभी 5 मार्क के लिए, छोटा सा ही है, लिख के रखो, जम गया, याद आ गया तो अच्छी बात है, कहानी खत्म। बस क्या लिखना है? f इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, बस इतना सा प्रोग्राम है रिकर्शन का। फिर ऐसा आता है बहुत बार, इंट फैक्ट इंट n इंट f इज इक्वल टू 1, इफ n ग्रेटर देन 1 है तो f इज इक्वल टू n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, रिटर्न f, कहानी खत्म, रिकर्शन। डन? हाँ ध्यान दो, तो क्या हुआ? फंक्शन का एक क्वेश्चन हुआ यूनिट 3 में, स्टोरेज का एक क्वेश्चन हुआ, उसके साथ स्ट्रिंग के फंक्शन पूछते हैं, साथ में फैक्टोरियल वगैरह ऐसा रिकर्शन वगैरह आ सकता है। उसके बाद छोटे छोटे और क्वेश्चन आते हैं, उसको छोड़ो, बराबर है। तो ये होगी हमारी यूनिट 3 की कहानी। ध्यान दो, इधर सब लोग बात मत करो। लास्ट है यूनिट 4, मतलब बजरंग बली की एंट्री हो गई। और बजरंग बली की जब एंट्री होंगी तो लंका दहन होने वाला है, और लंका दहन मतलब डेंजर, मतलब यूनिट 4 में थोड़ा टेंशन आएगा, सर क्या क्या प्रिपेयर करूं, कैसे कैसे करूं, तो ये थोड़ा सा टेंशन वाला यूनिट है जिनको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है। फिर भी मैं उसमें भी आपको हेल्प करता, कम से कम 5 मार्क तो मिल जाए, 10 मिलने के चांसेस कम है। सुनो, 10 मिलने के चांसेस कम है, क्यों? क्योंकि इसमें रावण आया, बजरंगबली की एंट्री हुई तो रावण आया, और रावण कौन है? पॉइंटर। रावण कौन है? फाइल हैंडलिंग। हाँ ये आए ना अभी, तो ये कहाँ से समझता हमें? ये नहीं समझता, और उस कारण यहाँ के 2 क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल है।
जिनको पढ़ाई हुई नहीं है, जिनको प्रोग्रामिंग अच्छा आती नहीं। अब इनको यहाँ पे से कोई एक मिल जाए बस, तो भी यू विल बी हैप्पी। सिर्फ एक कौन सा मिल सकता है? देखो, एक कौन सा मिल सकता है, एक कौन सा मिल सकता है, एक कौन सा मिल सकता है, वो थोड़ा सा हमें सोचना है, बराबर है। तो एक मिल सकता है स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा स्ट्रक्चर का, दूसरा क्वेश्चन रहेगा फाइल हैंडलिंग का, तीसरा क्वेश्चन रहेगा पॉइंटर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो बैक वाले स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो एक क्वेश्चन की बात हो रही है, तो वो कम से कम स्ट्रक्चर का मिलने के चांसेस है। स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत आप लिख पाएंगे, फाइल हैंडलिंग का कितना लिख पाएंगे। मैं और एक बार बताता हूँ, मैं फाइल हैंडलिंग में एक तो क्वेश्चन बताता हूँ जो इजी है। आप बोलेंगे हाँ के सर वो थोड़ा सा आइडिया दीजिए ना आप, हाँ वो भी बताता हूँ, तो आपको वो भी बन गया तो बहुत अच्छी बात है, वो लग पे रहेगा, लग बाय चांस, समझे। तो और पॉइंटर वगैरह थोड़ा सा लिखना डिफिकल्ट होता है, बट उसमें भी कभी कभी इजी क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंटर क्या है एक्सप्लेन करो वगैरह, वो भी आसान है। भाई सी प्रोग्रामिंग की क्लास में बैठे हम, एक घंटे में सब कुछ बहुत अच्छे से आएगा, ये तो मुश्किल है ना। बट फिर भी मैं आपको इतने तो हेल्प 100% कर रहा हूँ कि यार हमारा पेपर निकल जाए, बराबर है। बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए सी को 2 महीने देके सीखना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, ओके। क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चर। सब लोग ध्यान देंगे, जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा का कलेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन होमोजीनियस एलिमेंट, नॉन होमोजीनियस एलिमेंट्स, ठीक है। स्ट्रक्ट लिखना पड़ता है, स्ट्रक्चर का नाम एम्प्लॉई, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, सेमीकोलन, ओके। और यहाँ पे इंट एम्प्लॉय का नंबर, कैरेक्टर एम्प्लॉय का नाम जो स्ट्रिंग रहेगी, और फ्लोट एम्प्लॉय की सैलरी, सैलरी। सी, this is called as structure. Structure is a collection of non-homogeneous element. जहां पे हम लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके सामने रहेगा स्ट्रक्चर का नाम, और उसमें आपका रहेगा एक इंटीजर, एक रहेगी स्ट्रिंग, और एक रहेगा फ्लोट। आप देख सकते हैं एक फ्लोट है, एक स्ट्रिंग है मतलब कैरेक्टर अरे है, और एक इंटीजर है। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ नॉन होमोजेनियस एलिमेंट, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। उसकी थ्योरी वेरी पढ़ो, थोड़ा सा सिंटैक्स विंटैक्स देखो, ऐसा एग्जांपल वगैरह थोड़ा सा दो, और थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हैं, बराबर है। अब एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर के छोटे छोटे एग्जांपल आते हैं, जैसे भी अभी मैं नीचे जाऊंगा वॉइड मेन में, है ना, कुछ स्टूडेंट जो ऑफलाइन बैठे हैं ये समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? स्ट्रक्ट ईएमपी, ई एक वेरिएबल लेना पड़ता है, और जो भी डेटा एक्सेस करेंगे वो ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट ई नेम, ई डॉट सैलरी, ऐसा करके उनको हमें यूज करना पड़ता है। आपको भलाई मैं शाम तक छोटे छोटे कुछ 5-6 एग्जांपल्स भलाई आपको मैं दे दूंगा। भाई ये स्ट्रक्चर का एग्जांपल है सिंपल वाला, ये पॉइंटर का एग्जांपल है सिंपल वाला, रिकर्शन का तो बता ही दिया, ऐसे कुछ 2-4-5 दे सकता हूं मैं। बट मेरे ख्याल से ज्यादा थोड़ा थ्योरी पे फोकस करो, क्योंकि टाइम पे अगर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी नहीं आती तो वो धोखा दे सकता है। ना वो पढ़ना होगा ना ये पढ़ना होगा, पेपर निकलेगा नहीं, समझे, सीधी सीधी बात, बराबर है। तो क्या किया हमने, क्या बनाया? स्ट्रक्चर। क्या किया यहाँ पे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को कलेक्ट किया, और फिर इनको एक्सेस कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल लेंगे ई, और इनको एक्सेस कैसे करेंगे? ई डॉट ई डॉट ई डॉट, ऐसा उसको एक्सेस करेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें कभी कभी एक ऐसा एग्जांपल आता है, देखो। हाँ, एक क्वेश्चन आप रट्टा मार के रख दो बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नोट्स नहीं मैं दे दूंगा। स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस ध्यान रखो। एक और क्वेश्चन में बताया था आपको, ठीक है, लास्ट यूनिट की बात हो रही है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, बराबर है। आप ध्यान दो, अब ध्यान दो। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर लिया मैंने, ओके, ऐसा ही यूनियन रहता है। अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, यहां लिखा मैंने स्ट्रक्चर, ओके, और ऐसा ही मैंने नीचे लिया यूनियन। मैं मेन डिफरेंस बता रहा हूं उनका। यूनियन ऐसा लिया तो मैंने क्या किया, सिर्फ स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है उसके जगह मैंने यूनियन लिख दिया। देखो अभी क्या हो गया, स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये स्ट्रक्चर हो गया, और यूनियन कैसा होता है, यूनियन हो गया। चेंज क्या है? सब वैसे दिख रहा है, सेम टू सेम है बॉस, सब वैसे दिख रहा है। यहाँ स्ट्रक्ट कीवर्ड है, यहाँ यूनियन कीवर्ड, इतना ही डिफरेंस है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? सुनो, इससे फर्क पड़ेगा मेमोरी कंजम्पशन, मेमोरी कंजम्पशन, मेमोरी कंजम्पशन, अरे यार, हाँ कंजम्पशन। क्या? 2 बाइट एम्प्लॉय नंबर के 2 प्लस 10 बाइट स्ट्रिंग के प्लस 4 बाइट सैलरी के इज इक्वल टू 16 बाइट, 16 बाइट्स अलोकेट होंगे। कैसे? 2 ईएमपी नंबर के 2 बाइट
स्ट्रिंग के 10 बाइट और सैलरी के 4 बाइट, 16 बाइट। ये हो गया स्ट्रक्चर की कहानी, ये हो गई स्ट्रक्चर की कहानी। यूनियन में लगते हैं सिर्फ 10 बाइट। ध्यान रखो मेन पॉइंट, बाकी तो छोटे बहुत सारे पॉइंट है। यूनियन मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा? ओनली 10 बाइट्स, ओनली 10 बाइट्स, ओनली 10 बाइट्स। that is the memory allocated by largest variable, memory allocated by the largest variable। लार्जेस्ट वेरिएबल कौन है यहाँ पे? स्ट्रिंग 10 बाइट का, इसलिए मेमोरी कितनी लगेंगी? जो सबसे ज्यादा मेमोरी ले रहा है उतनी मेमोरी लगेंगी। सबसे ज्यादा मेमोरी कौन ले रहा है? स्ट्रिंग। कितना ले रहा है? 10 बाइट। तो यूनियन में सिर्फ 10 बाइट लगेंगे और स्ट्रक्चर में 16 लगेंगे। कम से कम भाई इतना भी पता है ना तो भी आपका काम बन जाता है। बाकी डीसॉप के नोट्स में ऐसे 10 पॉइंट दिए हैं, वो आप नहीं होंगे तो मुझे बताओ, होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो पॉइंट थोड़े पढ़ लो, इजी पॉइंट है। उन सारे पॉइंट के पीछे जो हिस्ट्री हुई है, क्या स्ट्रक्चर को मेमोरी लगती है सबका कैलकुलेशन करके, और यूनियन को लगते है जो सबसे ज्यादा होगा वो। तो स्ट्रक्चर यूनियन का एक डिफरेंस है जो पूछते हैं यूनिट 4 में। तो स्ट्रक्चर यूनियन का डिफरेंस और स्ट्रक्चर इतना आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं, तो आपको कम से कम लास्ट मिनट में एक क्वेश्चन तो स्ट्रक्चर का पक्का मिल जाएगा। जैसे बहुत बार क्वेश्चन क्या आता है, सुनो, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप एक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ जिसमें रोल नंबर वेरिएबल लो, नेम वेरिएबल लो, मार्क्स वेरिएबल लो। ले लेंगे बॉस, कौन सी बड़ी बात है। बाद में बोलेंगे 2 इंस्टेंस क्रिएट करो, S1 S2। जैसे हमने अभी एम्प्लॉय का हमने वेरिएबल बनाया था नीचे ई, ये देखो एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाया था ई। ऐसे कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे। कैसे? E1, E2। अरे प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, इजी है। क्या बोला है? 2 इंस्टेंस क्रिएट करो, S1 S2 बना लेंगे स्टूडेंट के। बाद में S1 का डेटा एक्सेप्ट करो स्कैनअप से, और बाद में उसको मेमोरी कितनी लगती है बता दो। तो ये अभी मैं बताया वही चीज है, समझे। ऐसा कोई प्रोग्राम आता है जो डिफिकल्ट नहीं है, सही में डिफिकल्ट नहीं है। मैं भले ऐसे 1-2 प्रोग्राम आपको भेज दूंगा, बना के भेज दूंगा, डोंट वरी। 3-4 प्रोग्राम दे दूंगा स्ट्रक्चर के, तो कम से कम भाई चौथे यूनिट का एक टॉपिक तो पक्का हो जाएगा। सबके पीछे भागना मुश्किल है, और वो टॉपिक है स्ट्रक्चर। दूसरा फाइल हैंडलिंग का जो टॉपिक है ना, उसमें ज्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो सिर्फ फाइल के मोड्स प्रिपेयर करके रखो, बहुत आसान है। फाइल क्या होता है? फाइल हैंडलिंग किस लिए यूज करते हैं? जहां हम प्रोग्राम करके डेटा परमानेंटली फाइल में स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फाइल के मोड यूज करने पड़ते हैं। वो मोड है, सुनो, फाइल के मोड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइल मोड्स, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। फाइल मोड्स, ओके। उसमें होता है आर मोड, रीड के लिए। आर मतलब आपको फाइल को क्या करना है? रीड करना है। कितना इजी है देखो यार, इतनी इजी चीज पढ़ो ना। रीड के लिए, डब्ल्यू राइट के लिए, ए अपेंड के लिए। मतलब अगर आपको फाइल को रीड करना है तो आर मोड, राइट करना है तो डब्ल्यू मोड, और आखिरी में जोड़ना है तो अपेंड मोड। इसी में क्या रहता है? इसी में रहता है आपका आरबी, डब्ल्यू बी, ए बी। जहां पे बी आया वहां रीड बाइनरी, सबको बाइनरी जोड़ देंगे। उसके बाद क्या आता है? आरबी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस एंड ए बी प्लस। देखो कितना इजी बता रहा हूं आपको मैं। तो इसमें क्या हो जाता है? प्लस लगाने से हम उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मॉडिफिकेशन, अलाउ मॉडिफिकेशन, अलाउज रीड राइट, दैट इज मॉडिफिकेशन। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा, टाइम के हिसाब से, कल पेपर है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। फाइल मोड में कौन से होते हैं? 3 ध्यान में रखो। आर डब्ल्यू ए, खत्म। आर से फाइल रीड करते हैं, डब्ल्यू से राइट करते हैं, ए से अपेंड करते हैं। सर फाइल मतलब क्या है? फाइल मतलब जहां पे आप डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, उसको बोलते हैं फाइल। जहां आप डेटा परमानेंटली, उसको बोलते हैं फाइल। इस फाइल में आर मोड, डब्ल्यू मोड और ए मोड। आरबी रीड बाइनरी, डब्ल्यू बी राइट बाइनरी, ए बी अपेंड बाइनरी। प्लस लगाने से मॉडिफाई हो जाता है आर डब्ल्यू बी। ऐसे टोटल कितने मोड है? 9 मोड्स। तो बहुत बार फाइल मोड का क्वेश्चन आता है, बस आपको सारे मोड लिखने हैं, थोड़ा भी उसके बारे में लिखना है, तो कम से कम 5 में से 2-3 जो मिले भाई अपने को बटोरने हैं, 2-2 मार्क्स, 1-1 मार्क्स। तो फाइल मोड का एक ध्यान में रखेंगे। और दूसरा एक क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग का जो आता है, जो आसान है, क्या? फाइल को ओपन करने के लिए, टू ओपन फाइल वी यूज एफ ओपन फंक्शन, और टू क्लोज फाइल वी यूज एफ क्लोज फंक्शन। तो एफ ओपन और एफ क्लोज का सिंटैक्स है, बस उतना ध्यान में रखो। कैसा? फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू एफ ओपन, फाइल का नाम और कॉमा मोड, ये उसका सिंटैक्स है, खत्म कहानी। और फाइल क्लोज का सिंटैक्स क्या है? फाइल क्लोज का सिंटैक्स है एफ क्लोज फाइल पॉइंटर। कल नहीं दिखे आपको ये सब क्वेश्चन, तो देखो बॉस, हो गया, कहानी खत्म। तो ये मैंने देखो स्ट्रक्चर पे मैंने फोकस करने के लिए बोला, और फाइल हैंडलिंग का पूरा तो आ नहीं सकता, तो एक क्वेश्चन पकड़ो फाइल मोड का कम से कम, और दूसरा पकड़ो फाइल ओपन कैसे करते हैं तो एफ ओपन फंक्शन से, और फाइल क्लोज कैसे करते हैं तो एफ क्लोज फंक्शन से। फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन, फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन। ओपन करने के लिए क्या करेंगे हम? एफ ओपन, फाइल का नाम और मोड और फाइल पॉइंटर, और क्लोज के लिए एफ क्लोज फाइल पॉइंटर, बस।
कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग के इजी रहते हैं। एक फाइल ओपन करना, फाइल क्लोज करना, दूसरा फाइल के मोड्स। समझे? तो दैट इज अबाउट योर ऑल 4 यूनिट्स। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद टॉपिक तो बहुत सारे बताने के लिए, मैं पॉइंटर वॉइंटर को छेड़ नहीं रहा हूं। पॉइंटर के बारे में इतना ध्यान रखना, पॉइंटर देखो मतलब मैं एक झलक देके रख रहा हूं, कम से कम 1-2 मार्क तो मिल जाए। पॉइंटर मतलब एस्ट्रिक, पॉइंटर मतलब एस्ट्रिक ऐसा, ठीक है? पॉइंटर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट पॉइंटर पी, ये पॉइंटर हो गया, और इंट ए एक वेरिएबल हो गया, बराबर है? तो पॉइंटर में क्या स्टोर करते हैं हम? पॉइंटर में स्टोर करते हैं हम एड्रेस, p इज इक्वल टू एम्परसैंड a, ठीक है? तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं कि पॉइंटर कुछ छोड़ने से अच्छा, कुछ छोड़ने से अच्छा, मतलब पूरी हनुमान जी की कहानी मालूम, पर हनुमान जी को एक पूछ होती है, इतना बता रहा हूं मैं। तो कुछ तो लिख के आएंगे कि एक अलग कोई भी भगवान है जिनको पूछ भी होती है, विच कम्स फ्रॉम मंकी फैमिली, इतना बताया। बाकी लंका दहन क्या क्या बात की बात, कम से कम 1-2 मार्क तो मिल जाए। तो पॉइंटर 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 is used to hold the address of variable, to hold the address of variable, that's all। तो पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं? ये हो गया पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है? और यहां क्या कर रहे हैं हम? एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, स्टोरिंग एड्रेस टू पॉइंटर वेरिएबल, दैट्स ऑल, खत्म। अरे कम से कम इतनी कहानी तो ध्यान में रखो, छोड़ने से अच्छा। पॉइंटर मतलब स्टार, इसका काम क्या होता है? एड्रेस स्टोर करना। ओके सर, तो पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं? इन पॉइंटर पी, ओके, एक वेरिएबल है, अब इसका एड्रेस स्टोर करना है तो क्या लिखेंगे? p इज इक्वल टू एम्परसैंड a। इससे क्या होगा? a का एड्रेस, स्टोरिंग एड्रेस टू पॉइंटर वेरिएबल, हो गया। मतलब पॉइंटर का थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आप, फाइल हैंडलिंग का मोड्स, फाइल हैंडलिंग के ओपन क्लोज फंक्शन और स्ट्रक्चर, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाओगे। समझ में आ रहा है सबको? दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट जो क्वेश्चन आपका होता है, लास्ट जो क्वेश्चन आपका होता है वो होता है 2.5 मार्क का। अब 2.5 मार्क में मैंने अभी तक जो कहानी की बात की ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो फंस जाएगा। कैसे? एक आध बार यूनिट 1 में क्या आ जाएगा? एल्गोरिथम फ्लोचार्ट आ जाएगा, सिंबल के बारे में आ जाएगा, सूडो का क्वेश्चन पूछेंगे, तो छोड़ो मत, कुछ ना कुछ लिख के आओ। यूनिट 2 में ब्रेक कंटिन्यू क्या होता है, लूप क्या होता है, स्विच केस क्या होता है, इफ क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। यूनिट 3 में यूनिट 3 में स्टोरेज क्लास, यूनिट 4 में फाइल के मोड्स, पॉइंटर, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। समझे? तो इस तरीके से वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। तो आपको ऑलरेडी मैंने पीडीएफ भेजी है, इसका आप प्रिपरेशन करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका आप प्रिपरेशन करो सभी लोग, ओके, और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुमारोज पेपर। बी प्रिपेयर वेल, आपका दिमाग ठंडा रखो और पूरा पेपर जितना पॉसिबल है उतना सॉल्व करने की कोशिश करो। सही है? चलो, ओके, बाय, सी यू, टेक केयर। हम लोग नेक्स्ट पेपर में फिर से मिलने वाले हैं, ओए के पेपर में, ओएस के पेपर में फिर से मिलने वाले हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू।